इंडिया और कनाडा के बीच में ये जो जियो पॉलिटिकल इशू स्टार्ट हो गया है, जो प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट, मैं अपनी पीआर कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि जो एक्सप्रेस एंट्री वाला हिसाब किताब है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार वहाँ पे रेंट कम होता है, ये प्रॉब्लम चल रही है। और ये सिचुएशन सिर्फ किचनर वाटरलू या फिर ब्रैम्पटन मिसिसागा टोरंटो में नहीं है, ये ऑल ओवर कनाडा है। पर आज है फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी दिन है, तो ऑफिस में लोग काम कुम तो कम ही करते हैं क्योंकि एक्साइटेड होते हैं, सैटरडे संडे आ गया, वीकेंड आ गया, घूमने फिरने जाएंगे, तो आज काम कम होगा। तो मैंने सोचा कि आज के दिन आप लोगों के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं जो आप लोग कमेंट्स वगैरह करके पूछते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑफिस चलते हैं, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ऑफिस जाने से पहले हमें जाना है कनाडा पोस्ट, क्योंकि जैस्मीन जी ने एक पार्सल डिलीवर करना है, क्योंकि इन्होंने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो उनका इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो यहाँ पर डाल दूंगा, तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो क्या बिजनेस है, क्या हिसाब किताब है मैडम का। हाँ जी, तो जैस्मीन जी गई अपना अंदर पार्सल कुरियर कराने के लिए, तो मैंने सोचा फटाफट से एक क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हर्ष खरबंदा जी का। उनको क्वेश्चन है कि भाई ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर मैं अपनी पीआर कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि जो एक्सप्रेस एंट्री वाला हिसाब किताब है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है। पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा है, 530, 520, 515 ऐसा चल रहा है, तो कट ऑफ क्लियर करना सीआरएस का बहुत मुश्किल हो रखा है। तो बेसिकली यार ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है न्यू कैलोना, मतलब वेरनॉन करके कुछ है। तो वहाँ पे आरएनआईपी वाला प्रोग्राम चलता है, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो अगर आप उस सिटी में जाके अपनी जॉब वगैरह करते हो, वहाँ पे रहते हो, टैक्सीज वगैरह पे करते हो, तो आप आरएनआईपी के थ्रू अपनी पीआर वगैरह अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली। और जब हमने मतलब 2-3 महीने पहले वैंकूवर से कैलगरी की ट्रिप की थी, तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर हम छोटी छोटी सिटीज़ में गए थे। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो जॉब कर रहे थे। उन्होंने हमें ये बताया था कि भाई बीसी के अंदर अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर रहते हो, छोटी छोटी सिटीज़ के अंदर, तो पीएनपी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो ब्रिटिश कोलंबिया की वेबसाइट को चेक करो इमिग्रेशन वाली, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। तो ये सिस्टम होता है। बाकी अब उनका वेट करते हैं और फिर ऑफिस निकलते हैं। हाँ जी, तो फाइनली 10-12 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं अपने ऑफिस, और पीछे जो आप सफ़ेद कलर की बिल्डिंग देख सकते हो ये मेरा ऑफिस नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है जोत_रामगढ़िया04 का। उनको क्वेश्चन है कि यार ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में कुछ बताओ। तो बेसिकली ऑन कैंपस जॉब्स मेरे को बहुत ही बढ़िया चीज़ लगती है, इनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन ऑन कैंपस जॉब्स के जो आवर्स होते हैं ना, वो आपके 20 घंटे के टुवर्ड्स काउंट नहीं होते हैं। तो अगर आप ऑफ कैंपस किसी गैस स्टेशन पे, वॉलमार्ट में या फिर किसी रेस्टोरेंट के अंदर 20 घंटे काम करते हो और ऑन कैंपस आप 12-15 घंटे काम कर लेते हो, तो हफ्ते के आप 35 घंटे काम कर लोगे और कोई टेंशन नहीं आएगी, कोई आप रूल ब्रेक नहीं कर रहे। तो फीस निकालनी है, लोन उतारना है, फिर आजकल महंगाई को बीट करना है, तो ऑन कैंपस जॉब की हेल्प से आप बड़ी आसानी से कर सकते। बाकी जो सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑन कैंपस जॉब लेने का वो ये है कि रेफरेंस, अगर आपकी रेफरेंस लग सकती है, कोई पहले से बच्चा ऑन कैंपस जॉब कर रहा है आपके कॉलेज के अंदर, उससे रेफरेंस वगैरह लेने की कोशिश करो, उससे दोस्ती वगैरह करो। और साथ के साथ नॉर्मल तरीका ये है कि स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में जाओ, उनसे बात करो कि कौन कौन सी जॉब्स की ओपनिंग है, अपना रेज्यूमे ड्रॉप करो और होपफुली आपको वो जॉब मिल जाए। तो ये सिस्टम है। बाकी अपने ऑफिस चलते हैं, काम कुम करते हैं, क्योंकि फ्राइडे है। बाकी हाँ, आज फुटबॉल खेलने भी जाना है, तो वहाँ भी चलेंगे। हाँ जी, तो कपड़े वगैरह चेंज करके मैं रेडी हो गया हूँ सॉकर खेलने जाने के लिए। तो बेसिकली हर फ्राइडे को हम 2 घंटे के लिए ऑफिस कलीग्स के साथ सॉकर वगैरह खेलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, थोड़ी सी टीम नेटवर्किंग बिल्डिंग वगैरह हो जाती है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बढ़िया लगता है खेलने में। बाकी अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ अ स्टूडेंट शुड डील विद डिप्रेशन एंड होम सिकनेस। तो बेसिकली यार सबसे पहले मैं आप सारे बच्चों को ये बताना चाहूँगा जो भी कनाडा आ रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर पीआर लेके, जब आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है ना, तो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं। तो अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों से भर के रखो। आप जिस चीज़ के लिए कनाडा आए हो, कि कोई अपना करियर बनाना है, बिजनेस बनाना है, या फिर जॉब लेनी है, जो करना है, पैसा कमाना है, जिसके लिए आए हो, बस उस चीज़ को अपने दिमाग में डाल के रखो। उससे रिलेटेड कंटेंट देखो, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचते रहो, उससे रिलेटेड प्लानिंग वगैरह करते रहो। तो आपका दिमाग अगर ऐसी चीज़ों से भरा रहेगा तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, फोकस रहोगे, तो वो डिप्रेशन बिल्कुल भी आएगा नहीं। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कनाडा इतनी सुंदर कंट्री है, बाहर निकलोगे समर्स के अंदर या फिर फॉल के अंदर, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब बाहर वॉक करने जाओ, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओ, लोगों को फ्रेंड्स बनाओ। फ्रेंड्स बनाना बहुत ईजी है, कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें भी डिप्रेशन हुआ था, हमने अलग अलग तरीके ढूंढे थे कि भाई अपने आप को बस इन चीज़ों से दूर रखना है, नेगेटिविटी से। बातें अच्छी करो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, तो सारी चीज़ें हो जाती है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बाकी सॉकर खेलने चलते हैं, अपनी फुटबॉल वगैरह गेम पे ही आती है मेरे को, प्ले स्टेशन पे बढ़िया खेलता हूँ। नॉर्मल तो भाई इधर उधर भाग लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, बस चलते हैं। हाँ जी, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अंकित_007 का। वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना चाहता हूँ, तो मैं एक छोटी सिटी में पढ़ाई करूँ या फिर एक बड़ी सिटी में पढ़ाई करूँ। तो यार इस चीज़ के अंदर सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है कि वो कनाडा आने के बाद लाइफ से चाहते क्या। मेरे हिसाब से अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेके कनाडा आ रहे हो, या फिर आपको टेंशन है कि 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस कैसे निकलेगी, तो मेरे हिसाब से आपको एक छोटी सिटी के अंदर पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे कि मैंने की थी थंडर बे के अंदर। उसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार वहाँ पे रेंट कम होता है। अगर आप एक बड़ी सिटी में रहोगे तो
तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा होगा, सेविंग कम होगी, तो लोन उतारना, फीस इकट्ठी करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन छोटी सिटी में वो थोड़ा सा पॉसिबल रहता है। और साथ के साथ छोटी सिटीज़ के अंदर ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब 15-20 मिनट में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हो, तो टाइम बहुत बचता है। तो उस टाइम को, जो बचा हुआ टाइम है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने स्किल डेवलपमेंट में, या फिर असाइनमेंट्स वगैरह करने में, या फिर नेटवर्किंग में, या फिर किसी भी चीज़ में उस टाइम का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे हिसाब से पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो छोटी सिटी में आपका टाइम भी बचेगा और साथ के साथ पैसे बचाओगे, तभी तो अपने पेरेंट्स को पैसे भेज पाओगे अपनी होम कंट्री में, उनको सपोर्ट कर पाओगे। अब यार अपनी होम कंट्री में मनी ट्रांसफर करने की बात हो ही रही है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स को मनी या डॉलर्स वगैरह ट्रांसफर करने के लिए, और उसका नाम है पेसेंट, जिसको यूज़ करके आप कनाडा से 170+ कंट्रीज़ में बहुत ही सिंपल तरीके से काफ़ी अच्छे कन्वर्जन रेट पे अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हो और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो। अब यार वैसे देखा जाए तो अपना मनी ट्रांसफर करने के लिए दुनिया जहान की एप्लीकेशन वगैरह अवेलेबल है, और काफ़ी सारे लोग अपने बैंक को भी यूज़ करते हैं मनी ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उनका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन पेसेंट का जो ट्रांसफर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट होता है, मतलब अभी भेजो तो थोड़ी देर में ही पैसे रिसीव हो जाए। और ऊपर से जो ट्रांजैक्शंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर बैंक लेवल की सिक्योरिटी होती है, विच इज सर्टिफाइड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वीजा एंड मास्टरकार्ड। और इसके बारे में सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगती है कि इसको यूज़ करके आप यूपीआई के थ्रू 1 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, और किसी के बैंक में अगर मनी ट्रांसफर करते हो तो उस केस में 5 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आप भी यार कनाडा से अपनी होम कंट्री में कुछ मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, डॉलर्स की बढ़िया वैल्यू चाहते हो, तो आप पेसेंट को डाउनलोड कर सकते हो, और मेरा कोड गुसाही फ्री यूज़ करोगे तो पहली 3 ट्रांजैक्शंस पे आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। हाँ जी, तो यार ऑफिस में चल रही है ऑफिस ब्रेक, तो मैंने सोचा यार 2-3 क्वेश्चंस का यहाँ पे आराम से आंसर कर देते हैं। तो बेसिकली यार अर्पित भाई का क्वेश्चन है कि मेडिकल फील्ड के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स का क्या हिसाब किताब होता है। तो बेसिकली यार किसी भी फील्ड की बात कर लो, हर फील्ड के अंदर पार्ट टाइम जॉब वगैरह होती है, बंदा होना चाहिए ढूंढने वाला, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड की बात करें तो जो क्लिनिक्स वगैरह होते हैं उसके अंदर असिस्टेंट्स वगैरह की जरूरत होती है, डेंटल असिस्टेंट हो गया, या फिर नर्सिस वगैरह हो गए, या फिर जो डॉक्टर होता है उसको असिस्ट करने के लिए एक बंदा चाहिए होता है। तो वो वाली पार्ट टाइम जॉब्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। मैंने मेरी पिछली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, वो जो लड़की है वो एज एन असिस्टेंट काम कर रही है एक डेंटल क्लिनिक के अंदर। तो ऐसे बच्चों को पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, अलग अलग क्लिनिक्स के अंदर वॉक इन करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी भी कोई ऐसी पोजीशन अवेलेबल है या नहीं, या फिर अपने कॉलेज के अंदर अपने प्रोफेसर्स वगैरह से बात करो। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कैंपस पे एक क्लिनिक भी होता है, तो वहाँ जाकर डिस्कस करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं पर जॉब मिल सकती है, हो सकता है कि वहाँ से उन लोगों का कहीं आगे लिंक हो तो वो आपको आगे फॉरवर्ड कर दे। तो इस तरीके से आपको नेटवर्क करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तभी अपने फील्ड में आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। तो एफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएगी। हाँ जी, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है मिस्टर कुणाल का, और वो पूछ रहे हैं कि भी मेरे को सुनने में आ रहा है कि कनाडा के अंदर हाउसिंग क्राइसिस वगैरह चल रही है 2023 में, तो ये सिर्फ वहीं पे चल रही है जहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर ऑल ओवर कनाडा चल रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यार हाउसिंग क्राइसिस ऑल ओवर कनाडा चल रही है, हर जगह पे प्रॉब्लम आ रखी है। जो घर लगा लो 4 लाख 5 लाख डॉलर के होते थे 3-4 साल पहले, आज के टाइम पे वो 9 लाख या फिर $1 मिलियन के हो रखे हैं, जो कि खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक ऐसे बंदे के लिए जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है या फिर उसकी नई PR हुई है। और साथ के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपकी मान लो $1 लाख सैलरी एनुअल पैकेज है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है, अच्छी सैलरी होती है, तो उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो बनते हैं $4,50,000। तो उतने की आपकी मॉर्गेज अप्रूव होगी। और अब मान लो कि आपके पास $1 लाख डाउन पेमेंट है, तो हो गए $5,50,000। तो ये आपका घर खरीदने का बजट हो गया। तो इतने में आपको किचनर वाटरलू जैसी सिटी में सिर्फ एक अपार्टमेंट ही मिलेगा, एक डिसेंट सा घर नहीं मिल पाएगा। तो ये प्रॉब्लम चल रही है, और ये सिचुएशन सिर्फ किचनर वाटरलू या फिर ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो में नहीं है, ये ऑल ओवर कनाडा है। यहाँ से अगर मैं 20 किलोमीटर आगे चला जाऊँ ना, वाटरलू से नॉर्थ में चला जाऊँ, तो एक एल्मायरा नाम की सिटी आती है, बहुत ही छोटी सी सिटी है, मतलब सिटी क्या टाउन ही है। वहाँ भी $1 मिलियन के घर हो रखे हैं, और इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो अगर आप $1 मिलियन का घर खरीदते हो तो भाई $6,000 किस्त बनेगी, मॉर्गेज बनेगी मंथली, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से कोशिश करो एज अ कपल, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, आगे जाके आप शादी वगैरह करोगे तो हस्बैंड वाइफ मिल के कम से कम $2 लाख कमाएं, तो उसको 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस डाउन पेमेंट करोगे, तो अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। फिर जाके आप एक ढंग का डिसेंट सपनों का घर खरीद पाओगे, जिसमें 2 गराज होते हैं, 3-4 बेडरूम होते हैं, बेसमेंट में आप होम थिएटर वगैरह बना लेते हो। उसके अलावा दिक्कत होगी। तो ये सिस्टम है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गीतिका जी का, और उनका क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर सा है। वो पूछ रही हैं कि शुड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाय अ कार इन कनाडा, मतलब अपनी पढ़ाई करते हुए गाड़ी वगैरह खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। तो मेरा आंसर यही रहेगा कि यार अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब, आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ भी आपको जाना होता है, वो सारी चीज़ें अगर पास हैं, तो गाड़ी खरीदने की यार कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट टाइम पे अपने सर पे लायबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी के काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस तो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, जो $300-400 होती है महीने की। डिपेंड करता है कौन सी सिटी में रहते हो। ब्रैम्पटन, मिसिसागा साइड रहते हो तो 500, 600,
700 तक भी हो सकती है। और अगर लोन लेके गाड़ी खरीदोगे तो किस्त आ जाएगी, तो कम से कम लगा लो $1000 का महीने का खर्चा आपका बन जाएगा। 20 घंटे अगर काम करते हो तो $1000 तो कमाई होती है, तो रेंट कहाँ से दोगे, ग्रोसरी कहाँ से आओगे। लेकिन अगर आपको दूर ट्रैवल करना पड़ता है, आपके आने जाने में बहुत टाइम खराब होता है, बस वगैरह में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, या फिर कैब वगैरह करानी पड़ जाती है, कहीं लेट हो रहे हो और खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में डेफिनेटली गाड़ी खरीदो, लेकिन एक यूज्ड गाड़ी खरीदो। बाकी एक और क्वेश्चन पूछा एक बंदे ने कि यूज्ड गाड़ी खरीदते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो अभी उसके बारे में भी फटाफट से बात कर लेते हैं ऑफिस जाने से पहले। तो बेसिकली यार अभिषेक भाई का क्वेश्चन है कि अगर मेरे को कनाडा के अंदर एक यूज्ड गाड़ी खरीदनी है तो मेरे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली यार मेरे को जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको किस्तों के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको फाइनेंस नहीं करानी है। आज के टाइम तो वैसे भी फाइनेंसिंग बहुत महंगी हो रखी है, 7% 8%, तो कोई तुक नहीं बनता इतना इंटरेस्ट देने का, ठीक है। तो आपको कैश पे खरीदनी है, अगर कैश नहीं है तो पैसे इकट्ठे करो, और जब तक नहीं इकट्ठे होते तो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी कन्वीनियंट होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप गाड़ी खरीदोगे, जैसे ही कैश इकट्ठा हो जाता है तो जब आप डीलरशिप पे जाओगे तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो यार जो गाड़ी का मॉडल है ना वो 5 साल पुराना होना चाहिए। अगर आप 2023 में गाड़ी खरीद रहे हो तो 2018 से पुरानी गाड़ी होनी चाहिए, और साथ के साथ कितनी वो ड्रिवन है, कितने किलोमीटर्स उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, तो बेसिकली वो 100,000 किलोमीटर से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके गाड़ी की वारंटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कंपनी की तरफ से। तो इस पॉइंट पे गाड़ी सबसे चीप प्राइस पे मिलती है, उसकी जो भी डेप्रिसिएशन होनी थी वो सारी हो चुकी होती है। तो पहली गाड़ी आपको यही क्राइटेरिया फॉलो करके ख़रीदनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने एसेट्स वगैरह बनाने हैं, पैसा इकट्ठा करना है। जैसे ही आपके 2-3 एसेट्स बन जाएंगे उसके बाद अपनी ड्रीम कार, शौक वाली कार जो खरीदना है खरीदो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, थोड़ी प्लानिंग करके। तो ये सिस्टम है, बाकी किसी और की सोच कुछ और हो सकती है, ये मेरी सोच है। हाँ जी, तो अब ले लेते हैं इस वीडियो का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी वजह से इस वीडियो पे थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो बेसिकली जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि भाई आस्क मी एनीथिंग, तो उस पर 60 to 70% क्वेश्चंस यही थे कि भाई इंडिया और कनाडा के बीच में ये जो जियो पॉलिटिकल इशू स्टार्ट हो गया है, जो प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से मेरे वीज़ा पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी कि मैं एज ए स्टूडेंट कनाडा आने वाला हूँ, या फिर मेरी PR प्रोसेसिंग में, या फिर मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी प्रोसेसिंग में। या फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं आने वाला हूँ कनाडा, लैंड करने वाला हूँ, तो न्यूज़ वगैरह में दिखा रहे हैं कि भाई कनाडा में तो दंगे चल रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल पीस नहीं है, लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, पता नहीं कैसा ही माहौल है। यार बिल्कुल चिल माहौल है, बहुत ही पीसफुल है। परसों हम मोमोज खाने गए थे, कल हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिनर करने गए थे, अभी मैं ऑफिस गया था, अभी कैमरा घुमा के रोड दिखाऊंगा ना, तो बहुत ही चिल हिसाब किताब है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो छोड़ दो टेंशन, ठीक है, बहुत ही पीसफुल है। दूसरी चीज़ ये है कि वीज़ा का सिस्टम, तो बेसिकली यार अगर कोई कैनेडियन सिटीजन है, उसके पास कनाडा का पासपोर्ट है और वो इंडिया जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसको इंडिया के वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कनाडा के अंदर अपना इंडिया का वीज़ा अप्लाई करेगा तो वो वाली सर्विसेज बंद हो गई हैं। तो अगर आप एक कैनेडियन सिटीजन हो और आप इंडिया ट्रैवल करना चाहते हो और उसके लिए वीज़ा चाहिए, तो वो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो और आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा, PR या फिर वर्क परमिट, तो वो सुविधाएं बंद नहीं हुई हैं, वो इंडिया के अंदर चल रही हैं, प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है, तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हिसाब किताब है। और मेरे हिसाब से यार जैसे इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे, वोट वगैरह हो जाएगा, सबको अपनी सीट्स वगैरह मिल जाएंगी पॉलिटिशियंस को, तो ये मुद्दा भी ख़त्म हो जाएगा, दब जाएगा। तो बस पॉलिटिक्स है, एंजॉय करो, देखो, और अपने एक्शंस को उस हिसाब से मॉडिफाई करते रहो ताकि आप पे कोई इफेक्ट ना आए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स हमेशा से चलती आई है, चलती रहेगी, आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, वो लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, तो चिल रहो। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।